नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका मेरे साथ और मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, आज हम जिनका इंटरव्यू करने वाले हैं, उनको पूर्वांचल में किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। पूर्वांचल के कद्दावर नेता, किसान नेता, पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह से बात करेंगे। ढेर सारे सवालों के जवाब जानेंगे और उनसे जानेंगे कि वाकई में कि आखिर राजनीति में कैसे आए। तमाम सारे सवालों का जवाब जानेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। सर शुरुआत करते हैं प्रारंभिक रूप से। बचपन कहाँ कैसे बीता, किस परिवेश में था, तो वहाँ शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरा गांव देवरिया बाबू, उस समय जिला देवरिया था और हम लोग साधारण किसान परिवार के हैं। और किसान परिवार में पैदा होने के बाद हमारी प्राथमिक जो शिक्षा है वो मेरे गांव के प्राथमिक विद्यालय में शुरू हुई। हाई स्कूल की शिक्षा खेतान इंटर कॉलेज लक्ष्मीगंज में हुआ। इंटरमीडिएट की शिक्षा पड़रौना उदित नारायण इंटर कॉलेज से हुआ और नेशनल डिग्री कॉलेज बड़हरगंज गोरखपुर से मैं बीएससी एजी की शिक्षा ग्रहण किया। 85 में हम बीएससी एजी किए। उसके बाद हमारी नौकरी लग गई चीनी मिल पिपराइच में। तो 10 बजे से 4 बजे तक हम चीनी मिल में काम भी करते थे। चूँकि छात्र जीवन से ही गरीब, कमज़ोर, असहाय, अन्याय, अत्याचार, जुल्म के पक्ष में संघर्ष करने की आदत रही। तो जो समय बचता था ड्यूटी से, तो उतना समय हम गरीब, किसान, कमज़ोर के बीच में बिताते थे। और समाज में सामंतवादियों की हुकूमत थी, तानाशाही थी, गरीब सताए जा रहे थे। चीनी मिल, रामकोला में गन्ना किसानों की समस्या भी थी। चीनी मिल बंदी के कगार पर था। किसानों का 10 करोड़ से ऊपर गन्ना मूल्य का बकाया भी था। हमने चौधरी चरण सिंह जी को और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को आदर्श मान करके मैंने किसान यूनियन का गठन किया स्थानीय स्तर पर। और उसी किसान यूनियन को बना करके मैं गरीब, किसान, कमज़ोर की लड़ाई लड़ना शुरू किया। अगर कहीं पुलिस के द्वारा जुल्म हुआ तो थाने का घेराव, कहीं तहसील के द्वारा उत्पीड़न हुआ तो तहसील का घेराव, कहीं चीनी मिल के द्वारा किसानों को हक न दिया जाना तो उसके लिए घेराव। ये क्रमवार चलता रहा आंदोलन। बड़ी आसानी से आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी में भी कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी नौकरी थी। लेकिन फिर अचानक से ही ये राजनीति की शुरुआत कैसे हो गई? अचानक से नहीं, शुरू से ही जब हम शिक्षा में थे तो हमारी रुचि सबसे ज़्यादा खेल में और गरीब की सेवा में था। किस खेल में रुचि रखते थे? हम फुटबॉल के खिलाड़ी रहे और वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे। वॉलीबॉल से मैं जब उदित नारायण इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था तो जूनियर टीम से 1982 में मैं यूपी खेल चुका हूँ वॉलीबॉल से। तो आगे फिर उसमें जाने की इच्छा नहीं हुई खेल में?
नहीं, खेल में जाने की इच्छा के साथ पढ़ाई आगे बढ़ गई और पढ़ाई के साथ नौकरी मिल गई। नौकरी के बाद फिर राजनीति में किसान यूनियन के माध्यम से आ गए। तो कहीं दिमाग में ऐसा नहीं आया कि खेल को बढ़ाना चाहिए था, या खेल एक ऐसी प्रतिभा थी इसमें आगे जा सकते थे, आप नेशनल लेवल तक खेल सकते थे, या फिर ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकते थे? तो खेल तो खेले तो यूपी खेले ही, और पढ़े भी तो अपने दम पर पढ़ करके नौकरी भी पाए। अच्छा, एक सवाल राजनीति से होगा। पूर्व की जो है बीजेपी की सरकार, यानी हम बात करेंगे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, भाजपा की सरकार, और वर्तमान जो मोदी गवर्नमेंट सरकार है, उन दोनों में कितना फ़र्क है? दोनों सरकारें भाजपा की हैं। देखिए, मोदी जी और अटल जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अटल जी विपक्ष का सम्मान करते थे, विपक्ष की बात सुनते थे, विपक्ष जो कहता था उस पर अमल करते थे। मोदी जी तानाशाह हैं। मोदी जी जो कहते हैं, झूठ ही कह दिए तो वो अपने आप को सही मानते हैं। मोदी जी में और अटल जी में बहुत अंतर है। अटल जी सर्वमान्य नेता थे, पूरी दुनिया उनको सम्मान करती थी और सभी दल के नेता अटल जी को सम्मान देते थे, और अटल जी विपक्ष के हर बड़े नेता का सम्मान करते थे। अच्छा, वर्तमान की जो सरकार है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, कौन सी ऐसी पॉलिसी है वास्तव में जो जनता के हित में है, और कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो जनता के हित में नहीं लगती है आपको? हमारे देखने से 7 साल में मोदी जी ने जो भी कहा था एक भी वादा पूरा नहीं किया। 6 सालों में लगभग 7 साल होने जा रहे हैं मोदी जी के, और 4 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हो गए। इसी पड़रौना में मोदी जी ने कहा था 2014 में, उस समय मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, कि पड़रौना के भाइयों, आप चुनाव जिता दीजिए हमारे उम्मीदवार को, 100 दिन में पड़रौना की चीनी मिल मैं चलवा दूंगा। आज लगभग 6 साल पूरा हो गया, 7वें साल में प्रवेश कर गए। देश का पीएम इतना झूठ बोले, उनको तो फिर कभी कुशीनगर में मुंह ही नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद भी एक कार्यक्रम में आए, चीनी मिल पर भाषण नहीं किए। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। नौकरी देना तो दूर, नौजवानों को इन्होंने नौकरियों से निकाला, शिक्षा मित्रों को निकाला। जिन शिक्षा मित्रों को हम लोग 40,000 दे रहे थे मानदेय, उनको इन लोगों ने घटा करके 10,000 रुपये कर दिया। नौकरी दिया नहीं, रोजगार दिया नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है। इन्होंने कहा था कि महंगाई को हम रोक लेंगे। जब 14 में आए तो सिलेंडर हम लोगों को 400 रुपये मिलता था, इस समय सिलेंडर 900 रुपये मिल रहा है। डीजल का दाम देख रहे हैं, खाद का दाम, डीएपी खाद 300 रुपये एक ही दिन बढ़ा दिया गया। लेकिन 4 साल में 1 रुपया भी गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई। ये सरकार किसान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, जनता विरोधी है, गरीब विरोधी है। हर मुद्दे पर सरकार विफल है। सरकार कहती है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है, हम प्राइवेट में भी नौकरी लोगों को दे रहे हैं, जो जिस पात्र का है उसको नौकरी दे रहे हैं। कहीं भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, कहीं भी संविदा पर रख रहे हैं। संविदा का कोई भविष्य नहीं है। उनका कहना है कि जो है हमारी सरकारें जो है भ्रष्टाचार नहीं करती हैं, सबको नौकरी मिलती है बिना किसी खरीद फरोख्त के, बिना किसी शोर सिफारिश के। भ्रष्टाचार की बात करने की को देखना है तो आप थाने, तहसील से जिले तक चले जाइए, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ बिना पैसे का काम होता हो। इतना भ्रष्टाचार तो कभी आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। इतना लूट किसी सरकार में नहीं हुआ है। इतनी हत्याएं किसी सरकार में नहीं हुई हैं। कानून का राज नहीं, ये जंगल राज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है।
उत्तर प्रदेश के हाउस के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद 200 विधायक धरने पर बैठे और कहे कि मेरी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक को प्रतापगढ़ के एसपी ने सोशल मीडिया पर काफ़ी हुआ है चर्चा में, अपमानित किया। ये कहाँ लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। अच्छा, कोरोना को लेकर जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोरोना से डर के सरकार जो है विद्यालयों को, प्राइवेट स्कूलों को, खास करके 8 तक के जो विद्यालय थे उनको बंद किया हुआ है कोरोना के डर से। लेकिन वहीं जो है चुनाव में जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं या बंगाल में जो रैलियां हैं वो लगातार जारी हैं, तो क्या वास्तव में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? सरकार को विचार करना चाहिए। जो प्राइवेट विद्यालय हैं उसमें जो शिक्षक हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां, वहाँ कोरोना नहीं है, विद्यालय में हैं, ट्रेन चलेंगी, बस चलेगी, वहाँ कोरोना की बीमारी नहीं है, लेकिन विद्यालय बंद रहेगा, वहाँ कोरोना की बीमारी है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो शिक्षक और बच्चों का भविष्य क्या होगा, उसके लिए भी विचार करना चाहिए। जनता क्या उम्मीद करे 22 का चुनाव जो है आने वाला जो है विधानसभा का, वो कितना महत्वपूर्ण होगा और किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? जनता आप पे किस पे विश्वास करे और क्या वास्तव में आप जनता को देने वाले हैं, क्या बदलाव करेंगे आप लोग? 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। विकास समाजवादी पार्टी का मुद्दा रहेगा। जाति और धर्म के नाम पर समाजवादी पार्टी ने न कभी राजनीति किया है न आगे करेगी। जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने किया है उसी विकास को और गति देने का काम हम समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। उत्तर प्रदेश और बेहतर हो, मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और बेहतर कैसे हो, इस पर हमारी सरकार काम करेगी। तो पूर्वांचल सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है कि पूर्वांचल को लोग जो है अनदेखा कर देते हैं। पूर्वांचल में जो भी बड़ा काम हुआ है वो समाजवादी सरकारों में हुआ है। 1989 में पहली बार जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना किया। किसी सरकार ने के मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया ताकि पूर्वांचल का विकास हो। आज़ादी के बाद गोरखपुर के भी कई लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन गोरखपुर में पूर्वांचल के विकास के लिए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल विश्वविद्यालय बना दिया। सिद्धार्थनगर में एक विश्वविद्यालय बनवा दिया ताकि पूर्वांचल के लोगों को बाहर न जाना पड़े। और पूर्वांचल की सबसे बड़ी बिजली परियोजना जहां आप आए हैं हाटा में, यहीं से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पट्टन में 220, 132 और 33 केवीए का एक जगह विद्युत केंद्र, पूर्वांचल का सबसे बड़ा विद्युत केंद्र माननीय अखिलेश यादव जी ने हाटा को देने का काम किया है। या हमने समाजवादी पेंशन देने का काम किया जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया। ये लोग 2000 रुपये देते हैं 3 महीने पर, यानी 3 बार देते हैं, 6000 रुपये सालाना देते हैं। और हम भी 500 रुपया समाजवादी पेंशन देते थे महीना, यानी 6000 सालाना हम भी दे रहे थे। हम राज्य सरकार के खजाने से दे रहे थे और ये 6000 सालाना प्रधानमंत्री सम्मान राशि के नाम पर दे रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री सम्मान राशि के नाम पर 2000 रुपया दे रहे हैं और भूसा जलाने के, पुगाल जलाने के नाम पर, गन्ने के पत्ता जलाने के नाम पर 1500 से 15000 तक जुर्माना दिया जा रहा है। आज गाड़ियों का किस तरह से मास्क के नाम पर, लगाने के नाम पर चालान किया जा रहा है, कितनी धांधली की जा रही है, कितनी वसूली की जा रही है। यही
यहीं से 1 किलोमीटर पर टोल टैक्स है, मुजाना कुशीनगर जिले में है। जहाँ ये टोल टैक्स है ये मुजाना कुशीनगर जिले में है और इसी जिले में सलेमगढ़ भी है। एक जिले में 2 टोल टैक्स नहीं रह सकता है और टोल टैक्स कम से कम 20 किलोमीटर के एरिया में किसी का नहीं लगना चाहिए। हाँ, एक आदमी से गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स भी लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगा, इंश्योरेंस भी देगा और उसके बाद टोल टैक्स भी देगा। तो ये सरकार सिर्फ लूटने का काम कर रही है। किसानों के खाद के बोरी में देखिए कितनी लुटेरी सरकार है कि किसानों के खाद में के बोरी में से 5 किलो की चोरी कर रही है सरकार। जो हमको खाद मिलता था 50 किलो का, वो खाद अब 45 किलो का मिल रहा है। डीएपी हमको 1200 रुपये में मिलता था, 1500 रुपये में मिल रहा है। पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्वांचल के नेता राधे श्याम सिंह जी, इन्होंने तमाम आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वह जनता विरोधी है, किसान विरोधी है, आवाम विरोधी है। अब देखना है वाकई में कि जो 22 का चुनाव है कितना महत्वपूर्ण होने वाला है राज्य में और क्या वाकई में जनता किस पे विश्वास करेगी। ऐसे तमाम बड़े खास इंटरव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्कर्ष पत्रिका में। मैं हूं अनुराग मिश्रा, शुक्रिया।